नमस्कार, मैं हूँ मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख, जिनका ताज़ा ट्रैकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आया है और ये काफ़ी रोचक आंकड़े पेश कर रहा है, हमेशा की तरह। यशवंत, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, आपने इस बार कुछ नए सवाल भी जोड़े हैं, कई नए खुलासे भी हुए हैं, लेकिन 2 तरह के आंकड़े मैं दर्शकों को बता दूँ आए हैं। एक तो जो 5-6 प्रमुख चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, उनके में जब आप देखते हैं तो तेजस्वी यादव करीब 37% पे पहुँच गए हैं और उनका जो नंबर है, वो मैंने जब देखा कि वो अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा है ये। तो तेजस्वी का वोट कहीं न कहीं उनके पक्ष में उनके मतलब कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। वहीं प्रशांत किशोर जस के तस बने हुए हैं 23% के आसपास नंबर 2 पे और नीतीश कुमार भी लगभग-लगभग 15-16% का जो उनका आंकड़ा है, वो बने हुए हैं। लेकिन अगर आप उसमें सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को जोड़ देते हैं, तो ये आंकड़ा 30% पे पहुँच जाता है। लेकिन एक और आंकड़ा यशवंत ने पेश किया है, जिसमें बाकी सारे उम्मीदवारों को हटा दिया है और सिर्फ पूछा है कि कौन चाहिए, नीतीश या तेजस्वी? तब नीतीश कुमार 5% से आगे बढ़ जाते हैं, वो 46% पर है और 41% पर है तेजस्वी यादव। तो यशवंत, ये 2 तरह के आंकड़े हैं। एक, जब आपने सीधे पूछा कि कौन चाहिए, तब नीतीश आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे आपकी, जो मार्च से चली आ रही है, फरवरी से आप कर रहे हैं, तो तेजस्वी का अब पिछले 3 ट्रैकर से मुझे लगातार ग्राफ ऊपर जाते हुए दिख रहा है, जबकि नीतीश और प्रशांत किशोर लगभग-लगभग स्थिर है। बिल्कुल, आप ये मान के चल सकते हैं कि तेजस्वी यादव स्टैंड अलोन में नंबर 1 लीडर इस समय बिहार में है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका ट्रैक्शन लगभग-लगभग 40% के आसपास टच कर रहा है। अगर आप वैसे देखें, क्योंकि अपोजिशन कैंप में अब किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन पहले भी नहीं था और अब और भी नहीं है। तेजस्वी प्रण और सारे कैंपेन के लॉन्च होने के बाद में तेजस्वी यादव का खुद की अपनी ट्रैक्शन वो 38 से 40% आप मान के चल सकते हैं कि वो ऑलरेडी पहुंच रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के नंबर अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन के पास में आने के बाद में मुझे लग रहा था कि शायद बाइपोलराइजेशन की प्रोसेस में हो सकता है रिवर्स गियर लगे। हालांकि अभी भी पहले फेज और दूसरे फेज तक में काफी समय बाकी है। लेकिन अगर वो ये नंबर मेंटेन रखते हैं तो उनमें से कितने वोट कन्वर्ट होंगे, 20% से ऊपर उनकी अभी भी रेटिंग आ रही है। कितना वो वोट कन्वर्ट कर पाएंगे, एक ये इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा देखने के लिए, और वो वोट कितने सीट आ सकता है। हमने सवालों में जो चीज ऐड की, हम दर्शकों को बता दें कि हमने उसमें ये जानने की कोशिश की। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर तो जो ये नंबर हैं कहाँ से आ रहे हैं प्रशांत किशोर के। तो वोटों के लिहाज से एक तो आंकड़ा ये था कि जिन्होंने पहले बीजेपी को वोट दिया, ऐसे लगभग 10 में से 7 वोटर बीजेपी यानी एनडीए को वोट दिया। वो प्रशांत किशोर के अगर 10 वोटर हैं, उसमें से 10 में से लगभग 7 जो है वो आ रहे हैं एनडीए के खाते से। इसको हमने रिकन्फर्म किया इस बार पूछ के कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी दूसरी चॉइस कौन है। एक तो हमारे तो पूछते हैं कि पहला चॉइस ये, दूसरा चॉइस आपका क्या है। और उसको क्रॉस टैब लेकर के देखने की कोशिश की कि अगर ये लोग खिसके तो किस तरफ जाएंगे। तो उससे बहुत क्लैरिटी एक बात ये समझ में आई कि प्रशांत किशोर के जो नंबर आ रहे हैं उसमें लगभग लगभग आधे नंबर जो हैं वो दूसरी चॉइस पूछते ही वो नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। जिसका मतलब यह है कि उनके लिए नीतीश कुमार विलेन नहीं है प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए, और वो नीतीश कुमार के ही सपोर्टर हैं ज्यादातर जो उनकी तरफ गए हैं। और प्रशांत किशोर से तेजस्वी यादव की ओर मोबिलाइजेशन न के बराबर है। इसका अर्थ यह है कि डेफिनेटली वो एंटी आरजेडी वोट बैंक को इस समय ज्यादा कैचअप किए हुए हैं। एंटी एनडीए वाला हिस्सा, एनडीए से नाराजगी का हिस्सा उनके पास में जा रहा है, लेकिन प्रो आरजेडी वाला हिस्सा उनके पास में नहीं जा रहा है। इसका नक्शल में ये अर्थ मैं निकाल सकता हूं कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जहां पर मजबूत नहीं लगे और वहां पे अगर बाइपोलराइजेशन की प्रोसेस हुई एनडीए वर्सेस महागठबंधन की, तो संभावना यह है कि एक सेक्शन उनके सपोर्टर्स का हो सकता है कि एंटी आरजेडी कैंपेन पे वो जाए वापस एनडीए के कैंपेन की ओर मुख्य रूप से। तो दो चीजें बहुत क्लियर है इसमें। पहली बात तो ये, प्रशांत किशोर अभी भी उनका ट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है मेरे। नंबर दो, अगर उनका ट्रैक्शन कम होता भी है बाइपोलराइजेशन में, तो अभी तक वो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर बाइपोलराइजेशन में उनका ट्रैक्शन कम होता है तो वो वोट एनडीए की ओर ज्यादा वापस रिवर्स गियर लगाने की संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि वो तेजस्वी की ओर शिफ्ट। नहीं तो यशवंत, इसको ज़रा मैं
आसान भाषा में अगर समझना चाहूं तो पिछली बार जो दोनों गठबंधन थे, दो ही गठबंधन थे, एनडीए और महागठबंधन, और दोनों का विधानसभा चुनाव में लगभग लगभग वोट था 37%। उसमें चिराग पासवान जो थे वो नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, ये लोग अलग से लड़ रहे थे। इनको भी अगर आप जोड़ देंगे तो वो शायद 41-42% पे पहुंच जाएगा, और महागठबंधन में अब वीआईपी आ गया तो उनका भी अगर 1-1.5% जोड़ेंगे तो वो 48-39 पे है। लेकिन अब आप जो तीसरा ध्रुव की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर वो वोट ला रहे हैं तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी बातचीत का, कि 10 में से 7 वोटर एनडीए के हैं, तो महागठबंधन का जो वोटर है वो लगभग लगभग इंटैक्ट है। जो उनका अपना जी। सोशल समीकरण है, जो यादव, मुस्लिम या और भी जो जातियां उनसे जुड़ी है वो उनके साथ बनी हुई हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाएंगे तो वो एनडीए को ज्यादा पहुंचाएंगे बनिस्बत की महागठबंधन के। और ये यशवंत, मतलब ये तो लाख टके का सवाल है ना, 1.25 लाख का सवाल है ये, कि इस चुनाव में, कि महिलाओं की एक बात होती है और एक पीके की बात होती है। तो पीके की जब हम अभी बात कर रहे हैं तो ये तो बात स्पष्ट हो रही है कि अगर पीके एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और ये कहीं ना कहीं परिणाम को प्रभावित कर सकता है। नहीं, डेफिनेटली इसीलिए मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। देखिए, एक सवाल जो हमने बाइपोलैरिटी का सीधा पूछा, जिसमें हमने उनसे बोला कि अच्छा बाकी सारे कैंडिडेट्स आप छोड़ दीजिए, अगर केवल आपको तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में से किसी एक को चुनना हो, तो वो मामला 45 और 41 में नीतीश के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। लेकिन चूंकि केवल दो नहीं चुनने हैं, प्रशांत किशोर तीसरे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जो कुछ भी प्रशांत किशोर खींचेंगे उसमें से बड़ा हिस्सा वो नीतीश और एनडीए के खाते से आ रहा है। इसीलिए बार बार जो लोग, अगर ये बाइपोलर होता तो शायद मैं बहुत आसानी से कह देता कि नीतीश कुमार बहुत आसानी से फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन बाइपोलैरिटी हटने के कारण और प्रशांत किशोर के अच्छे से लड़ने के कारण मुझे लगता है कि मुकाबला बहुत ज्यादा कांटे का और फंस गया है। और चूंकि हमने जब वो पहली चॉइस और दूसरी चॉइस में एक ये भी देखा कि 100 में 95 के आसपास तेजस्वी के सपोर्टर उनकी तरफ बने हुए हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, कौन सा इक्वेशन। जिसका अर्थ यह है कि महागठबंधन के वोटर्स को ना कंफ्यूजन है, ना कोई डायलेमा है, ना उनके सामने किसी तरीके का तीसरा कोई एंगल है। वो जहां है वो मजबूती से जमे हुए हैं। इसलिए तेजस्वी और महागठबंधन के वोटों में कोई कमी नहीं होने वाली। आपका बिल्कुल आकलन सही है। इसी कारण ये पेच फंस गया है, क्योंकि पिछली बार करीबन 6% 7% के आसपास का वोट जो जो खींच ले गए थे चिराग पासवान, वो अब एनडीए के अंदर है। 1.5-2% जो आप बाकी उनको बोल रहे हैं वो अब एनडीए के अंदर हैं। तो ये करीबन 7-8% वोट आइडियली एनडीए का बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। वो बढ़ने के बजाय वो वहीं पे आके अटक रहा है जहां पे तेजस्वी यादव इस समय खड़े हैं। जिसका अर्थ बहुत साफ है कि वो वोट जो उनका बढ़ना चाहिए था वो उनके बजाय प्रशांत किशोर की ओर खिसक रहा है। तो मामला अटका इसलिए है क्योंकि एनडीए के वोटर्स में एक सेंध लगी हुई है। प्रशांत किशोर डैमेज कर रहे हैं डेफिनेटली उनको, और प्रशांत किशोर उस डैमेज के बियॉन्ड अब अपने को कितना 20% में और अपनी अट्रैक्शन पे कितने वोट खींच के ला पाते हैं, ये एक सोचने का विषय है। एक मोटा अंदाजा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब दूसरे मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में पूछा तो करीब करीब 40% के आसपास उसमें बने हुए थे प्रशांत किशोर के लिए। जिसका अर्थ यह है कि कुछ भी हो जाए, उसमें 20-22% जो उनका मुख्यमंत्री पद का ट्रैक्शन है, उसमें करीब 8-9% लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो उनको ही वोट डालेंगे। उनको भी कोई डायलेमा नहीं है। तो एक मोटा अंदाजा लगता है कि लोअर एंड पे शायद 8-9% तक उनके वोट भी पड़ेंगे। ये एक मोटा अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है। हालांकि लीडरशिप और उसका कोई आपस में तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा तेजस्वी के मसले में मैंने कहा कि उनका अगर 100 में 95 उनका रिटेन है लीडरशिप, और उसमें इसका अर्थ यह है उनके मुख्यमंत्री की चॉइस और उनकी वोटिंग चॉइस में कोई भी डायलेमा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो मुख्यमंत्री की चॉइस है वही उनका वोटिंग चॉइस है। जबकि बचे हुए एरियाज में ये नहीं है। एक तो एनडीए के अंदर रैंक एंड फाइल में नाम आते थे, हालांकि अब नीतीश जी का नाम सबने ले लिया है, तो शायद एनडीए की रैंक एंड फाइल में अब वो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा किसी भी तरीके का। लेकिन प्रशांत किशोर का एंगल अभी भी उस कंफ्यूजन को या कहें उस डैमेज को बरकरार रखे हुए। तो यशवंत, मैं अभी पटना में जब था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी, और जो आपके आंकड़े भी उसको कहीं ना कहीं तस्दीक करते हैं।
बात ये कही मुझे किसी ने कि ये जो है ये चुनाव जो है लालू यादव की एंटी इनकम्बेंसी का है। मतलब ये कि भाई जैसे आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के भी समर्थक कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं और एनडीए भी, तो कहीं ना कहीं मतलब ये आरजेडी वर्सेस अदर या महागठबंधन वर्सेस अदर्स भी कहीं तस्वीर बनती हुई मुझे दिख रही, कम से कम आपकी जो आंकड़े भी उसको बताते हैं। देखिए वो है, और उससे एक चीज ये जरूर समझ में आ रही है कि बिहार का पोलराइजेशन दरअसल एनडीए और एंटी एनडीए का नहीं है। बिहार का पोलराइजेशन दरअसल लालू राज और एंटी लालू राज का है। जी। ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और वो इस हद तक का है कि जिसमें इन दो कैंप्स के बीच का मोबिलाइजेशन लगभग नगण्य है। अनलेस कि 2015 में जब नीतीश जी स्वयं चले गए और अपने साथ में 10-15% वोट खींच के लेके चले गए खुद का, उसके बगैर वो मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन केवल और केवल नीतीश जी के कारण हुआ था महागठबंधन के पक्ष में। अदरवाइज पिछले 25 साल की राजनीति ये बता रही है कि जो बिहार में प्रो और एंटी ग्रुप है वो दरअसल नीतीश, और उसके बजाय शायद आपका कहना सही है कि वो एंटी लालू राज पोलराइजेशन ज्यादा उस तरीके से है, काम करता है। अब युवाओं का उसमें एक एंगल जरूर है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने की कोशिश की है सरकारी नौकरी से, उसका एक ट्रैक्शन है, बड़ा ट्रैक्शन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए ट्रैकर में लगातार पुरुष मतदाताओं में महागठबंधन की लीड आ रही है मिलिंद, लगातार। केवल जो फेस सेवर है वो महिला मतदाताएं हैं नीतीश कुमार और एनडीए के लिए, क्योंकि महिला मतदाताओं का जो गैप है नीतीश कुमार के लिए वो बहुत बड़ा है। आ, और अगर इन चुनावों में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ तो वो एनडीए के लिए निर्णायक भूमिका साबित करेगा। लेकिन अगर उनका टर्नआउट बराबरी पे हुआ तो ये मुकाबला फंस जाएगा, और तेजस्वी यादव रेस में आगे भी निकल सकते हैं। तो ये सारा मसला अब इस चुनाव में केवल महिला और पुरुष टर्नआउट के ऊपर अंत में आकर के टिक जाएगा ये। नहीं तो यशवंत, जो महिलाओं की आप बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं गुरुवार को हम लोग बेगूसराय में नीतीश कुमार की एक रैली देखने गए थे। और वहां पर मतलब ये उत्तर भारत में तो कम से कम होता ही नहीं है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी उस रैली में। तो पहले ये कहा गया कि ये इनको पकड़ के लाया गया है, जीविका दीदी है, सरकारी आदेश के तहत लाया गया है। लेकिन जब हमने उनका रिस्पॉन्स देखा नीतीश कुमार के भाषण को लेकर, और सिर्फ इस पर भाई नहीं कि पैसा दे दिया है, कुल मिलाकर जो भी बातें नीतीश कुमार कर रहे थे उस पर बच्चों को लेकर आए थे, तालियां बज रही थी। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे आपने कहा कि अगर इस बार नैया पिछली बार भी महिलाओं ने ही पार लगाई थी, और इस बार ये जो 10,000 रुपये का ऐलान किया है, तो ये कहीं ना कहीं यही इनके लिए फेस सेवर साबित होगा। या सरकार वापसी में आती है तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग होगा महिला फैक्टर। ये बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, और ये साथ में एक ऐसा फैक्टर है जिसको शायद भारत की राजनीति में नए सिरे से एनालाइज करने की दोबारा आवश्यकता होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मिलिंद, क्योंकि अगर आप नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो एकनाथ शिंदे या फॉर दैट मैटर शिवराज सिंह चौहान, या इवन झारखंड में हेमंत सोरेन, जी महिलाओं वाली जो एक वन टाइम स्कीम जो लाए, उनका वो इमोशनल कनेक्ट नहीं था, वो ट्रांजैक्शनल कनेक्ट था। आपने रैली में जिन महिलाओं को अपने बच्चों के साथ में खड़ा देखा, ये वही महिलाएं हैं जिन्हें 20 साल पहले नीतीश कुमार ने साइकिल दी थी स्कूल जाने के लिए, पोशाक दी थी पहनने के लिए, छात्रवृत्ति दी थी, किताबें दी थी। वो महिलाएं जो उस समय लड़कियां थी आज माताएं बन गई हैं, आज वो गृहस्थिन हैं, आज वो अपना घर संभाल रही हैं, चला रही हैं। उनका इमोशनल कनेक्ट नीतीश कुमार के साथ में मिलिन वो पिता तुल्य है। देखिए ये छोटी बात नहीं होती। और अगर नीतीश कुमार इन चुनाव में दोबारा जीतते हैं तो ये उस तरीके का आप कहेंगे उनको लाभ मिला जैसे फिक्स डिपॉजिट किसी ने किया हो 25 साल पहले, और उसका आज उनको एकदम से भंडार खोल के उसका वोट में तब्दील होकर के उनको मिल रहा हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, 25 साल के इन्वेस्टमेंट का आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था, और इन चुनाव से ये पता लगेगा कि वो इन्वेस्टमेंट उनका कितना कारगर हुआ। अगर वो कारगर हो जाता है तो भारत की राजनीति फिर 1.5 आंख की नहीं रह जाएगी। भारत की राजनीति भूत, वर्तमान और 1 आंख पूरी भविष्य की भी राजनीति बनेगी। अदरवाइज भारत में नेता 1.5 आंख की राजनीति करते हैं, जिसमें 1 आंख केवल और केवल वर्तमान पे ही टिकी होती है, और आधी आंख में ही आगे पीछे वो लोग देखते हैं। तो ये चीज बहुत बड़ी होगी अगर नीतीश कुमार महिलाओं के मैंडेट पे जीतते हैं। ये गेम चेंजर होगा आने वाले समय में पॉलिसी ओरिएंटेशन के लिए।
और अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो वो एक अलग विषय है, तब फिर वो गेम चेंजर दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि फिर वो युवाओं को और रोजगार को और सरकारी नौकरी खास तौर पे इसको लेकर के तब बात होगी कि तेजस्वी ने सरकारी नौकरी का वादा किया और युवाओं ने वोट दिया और गेम चेंजर हो गया। अब वो फिर वो 5 साल में हमें देखना होगा कि भाई कितना तेजस्वी यादव पूरा वादा पूरा कर पाते हैं, युवाओं की इतनी नाराजगी बनती है, जनजी की बहुत ज्यादा बात होती है। तो देन वील हैव टू वेट फॉर 5 इयर्स कि वो किस तरीके से वो ऊंट बैठता है 5 साल, 5 इयर्स डाउन द लेन। लेकिन महिलाओं वाला इक्वेशन अगर नीतीश जीतते हैं तो निस्संदेह वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। ये तो यशवंत एक आखिर में सवाल और ले लेता हूं मैं आपको कि बिटवीन जेडीयू और बीजेपी, तो जेडीयू का 2020 सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस था 2005 के बाद में, जब उनको 43 सीटें आई थी। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 75% था, 74 सीटें आई थी। तो इस बार मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पीक पर पहुंच चुकी, मतलब वो अगर अभी भी गेन कर सकती है तो कुछ 8-10 सीटें मान लीजिए और गेन कर सकती है। लेकिन जेडीयू के पास काफी हेडरूम है। तो क्या आपको लगता है बिल्कुल। कि जेडीयू इस बार ऊपर जा सकती है, या बीजेपी वहीं रहेगी, या नीचे आ सकती है? अगर टर्नआउट महिलाओं का ठीक हुआ तो जेडीयू अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगी उन्हें, अगर महिलाओं का टर्नआउट बचा ले गया उनको तो। ये इलेक्शन नीतीश का है, लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार लास्ट इलेक्शन लास्ट पारी अपनी अच्छी खेल गए तो ये एनडीए के लिए निर्णायक होगा। और नीतीश कितने इंपॉर्टेंट इसको इस बात से समझिए कि 2015 का उनका एक्सपेरिमेंट छोड़ दीजिए, उसके अलावा 25 साल में नीतीश ने लालू राज को वापस नहीं आने दिया। ठीक है। एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को यह बात पता है कि वो बहुत पॉपुलर होने के बाद में भी बिना नीतीश के चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए पिछले 11 साल में तमाम उलटवासियों के बावजूद भी वो नीतीश को सर आंखों पे चढ़ाकर चुनाव लड़ा। एक और आपकी और आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा नीतीश की इंपॉर्टेंस के लिए, वो ये है कि नीतीश कुर्मी कोरी कुशवाहा जो अपना वोट ब्लॉक है, जिसके कारण वो बिहार की राजनीति में इतना ज्यादा अपने कोर के साथ में बने हैं, उसको पोस्ट नीतीश सिनेरियो में एनडीए अपने पक्ष में कैसे रखे, इसके कारण ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया है युवा नेता की तौर से। और ये जब आप सेकंड चॉइस और फर्स्ट चॉइस को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि नीतीश कुमार का वोट सम्राट चौधरी के लिए और सम्राट चौधरी का वोट नीतीश कुमार के लिए ये इंटरचेंजेबल है, क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की उस कुनबे से आते हैं, कुर्मी कोरी कुशवाहा वाले से। और पोस्ट नीतीश सिनेरियो में वो वोट कोई चेहरा बीजेपी के पास में ऐसा हो जो समेट के ला सके, इस नाते सम्राट चौधरी को आगे किया गया है। मुझे कोई इसमें आश्चर्य भी नहीं हुआ जब हमने केवल एनडीए के नेताओं के बारे में पूछा कि मानिए अगर एनडीए जीतता है और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं या आगे चल के हटते हैं, तो बचे हुए एनडीए के कुनबे में कौन मुख्यमंत्री बनने के लिए नंबर 1 नंबर 2 रहेगा, तो उसमें सीधे सीधे सम्राट चौधरी नंबर 1 पे आए, नंबर 2 पे चिराग पासवान आए, और फिर भाजपा के बाकी नेता काफी नीचे आए हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का जो मसला है ये भाजपा ने भी बड़ी समझदारी से एक्चुअली किया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर उसमें मुझे और भी लगा, जो कि कल ये आंकड़ों को देखने के बाद में मैंने रियलाइज किया कि प्रशांत किशोर जो जेडीयू वाली जगह को भरना चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, नीतीश वाली जगह को भरना चाहते हैं, पिछले 2 महीने में उनके निशाने पे बीजेपी का एक ही नेता मुख्य रूप से है, वो है सम्राट सम्राट चौधरी। चौधरी तो जी। उसका कारण बहुत साफ है। प्रशांत किशोर साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि सम्राट जो है ये उनके लिए सिरदर्द हो सकते हैं अगर उस भूमिका को वो कैप्चर करना चाहे। तो जी। इसलिए प्रशांत मूर्ख नहीं है जो सम्राट चौधरी को हजार नेताओं के बीच में से चुन करके निशाने पे ले रहे हैं। तो सम्राट चौधरी पे निगाह रखिए, उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि कुर्मी कोरी कुशवाहा या नीतीश का जो जमा पूंजी है नीतीश कुमार की, पोस्ट नीतीश सिनेरियो में नीतीश कुमार की जमा पूंजी को ही बटोरने के लिए सम्राट चौधरी का नाम आगे चल रहा है, या उनको बीजेपी ने प्लेस किया है और वो अपनी भूमिका में कामयाब भी हो रहे हैं, एटलीस्ट जहां तक मूवमेंट का सवाल मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनके ऊपर निगाह रखिए, क्योंकि युवा नेताओं की जब बात होती है तो सामान्यतः मैंने कल भी एक डिस्कशन में देखा, वहां पे तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और अंत में चिराग पासवान की बात हुई, युवा नेताओं में सम्राट जी। चौधरी की बात नहीं हुई, जबकि मुझे लगता है कि शायद ये गलत फहमी होगी, क्योंकि वोटों के लिहाज से अगर आरजेडी और बीजेपी ये दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, क्लैरिटी से अपने को समझ में आनी चाहिए कि इस समय बीजेपी की पंगत में नंबर 1 नेता सम्राट चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत, इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख, जिन्होंने अपना जो लेटेस्ट ट्रैकर है सी वोटर का वो दिखाया। और नीतीश कुमार का महत्व इसी तरह से समझिए कि बीजेपी, जब गृह मंत्री अमित शाह पहले 2 हफ्ते पहले ये कह रहे थे
कि विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी को लगने लगा कि अगर नीतीश कुमार का नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे या उनके नाम से हम पीछे हटेंगे, तो बीजेपी को भी अपनी लाइन बदलकर नीतीश कुमार को कहीं न कहीं अपना नेता मानना पड़ा है। लेकिन अगर ये जो लेटेस्ट डेटा आया है, उस पर अगर हम भरोसा करें, तो कहीं न कहीं चुनाव कांटे का होता दिख रहा है और उसका कारण कहीं न कहीं प्रशांत किशोर बन रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो समर्थक वर्ग है, वो उसमें से जैसे यशवंत ने कहा 10 में से 7 लोग जो हैं वो एनडीए से आते हैं। महागठबंधन का जो वोटर है वो लगभग-लगभग इंटैक्ट बना हुआ है। तो ऐसे में ये चुनाव अगर प्रशांत किशोर ने नुकसान पहुँचा लिया 8-10% जैसे उनका वोट आने की संभावना है अभी, उतना वोट अगर आ गया तो ये चुनाव बहुत क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि नुकसान एनडीए का ज़्यादा होने की आशंका है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।